क्या आप एक बड़े शहर या मेट्रो शहर में रहते हैं या महानगर में रहते हैं, तो आपको टैक्स पे करना होगा और ये हाउस टैक्स दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हाउस टैक्स ही नहीं, आप खाने-पीने वाली चीज़ें कुछ भी परचेज़ कीजिए, कहीं न कहीं उनमें हिडन टैक्स या इनडायरेक्ट रूप से टैक्स देना ही होता है। यहाँ तक कि आपके बच्चों को पढ़ने-लिखने वाली कॉपी-किताबों तक में 28% की जीएसटी थोप दी जाती है और बच्चों के तमाम ड्रेसों में, कपड़ों में जीएसटी थोपी जा रही है। यहाँ तक कि आप घर से बाहर निकलते हैं, जिस वाहन पर सवार होकर आपके पास अगर गाड़ी है, तो आपको टोल पर जाकर डायरेक्ट टैक्स देना होता है, जिससे आपको पता चलता है कि हमारी जेब से कुछ पैसा निकला और सरकार के खाते में गया। सीधे तौर पर कहें, सरकार इस तमाम देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, देश में तमाम कार्यों को करने के लिए, तमाम कार्यों और सुविधाओं को विकसित करने के लिए आप और हमसे आम व्यक्तियों से तक टैक्स वसूल लेती है। लेकिन क्या सरकार इस टैक्स के पैसे का सही उपयोग कर रही है? चलिए समझते हैं। टैक्सेशन की अवधारणा को साल था 1857 और उस समय देश में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। आपको पता होगा कि इतिहास में एक क्रांति हुई जिसे 1857 की क्रांति कही गई या फिर सैनिक विद्रोह कहा गया, जहां सैनिकों के हिसाब से अंग्रेजों की सत्ता के खिलाफ छोटा-मोटा विद्रोह हुआ। लेकिन उस विद्रोह में अच्छा खासा नुकसान हुआ, जिस नुकसान की भरपाई करने के लिए अंग्रेजों ने तमाम लोगों से कुछ पैसे लिए और उस पैसे की कहानी को टैक्सेशन कहा जाने लगा। यूँ तो सरकार आते-आते किस तरीके से 1822 से लेकर 1922 तक और 1962 तक के टैक्सेशन अधिनियम को अपने हिसाब से बढ़ाती आई और देश के तमाम भोले-भाले गरीब व्यक्तियों से सभी तरीके के टैक्सों को, चाहे वो डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, बढ़ाती चली आई है ज़रूरत के हिसाब से। इस तरीके से सरकार के संचित निधि में और कोषागार में तमाम तरीके का धन इकट्ठा हो जाता है। आखिर इतने सारे धन को सरकार खर्च कहाँ करना चाहती है? आपके मन में ये सवाल ज़रूर उठता होगा। चलिए इस सवाल का भी हल निकालते हैं। सरकार के पास जो भी पैसा होता है, सरकार उसे देश के तमाम संसाधनों को विकसित करने में लगाती है। सड़क, अस्पताल, तमाम तरीके के पुल और बड़े-बड़े हाईवे, जिससे कनेक्टिविटी आसान हो सके और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएँ दी जा सके। जिस तरीके के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती है, यहाँ तक सरकारी विभाग रेल पर भी खर्च करती है, जिसके लिए अलग से सभी के बजट आते हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, रेल मंत्रालय हो या गृह मंत्रालय हो, रक्षा बजट हो, शिक्षा बजट हो, सभी के लिए पैसा अलॉट होता है। और सरकार की कमाई का, उगाही का सिर्फ यही एक रास्ता है कि जनता से वो टैक्स वसूले और देश में तमाम बड़े-बड़े कार्यों को करे, ताकि देश के नागरिकों को सुविधा और आसानी, संसाधनों की कमी महसूस ना हो। टेक्नोलॉजी पर खर्च किए जाने वाले पैसों को बाकायदा सरकार टैक्सेशन के थ्रू वसूलती है। लेकिन ये टैक्सेशन से वसूला गया पैसा क्या सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदाराना तरीके से खर्च करती है? तो इसका सवाल है बिल्कुल नहीं। सरकार अब शायद पूरी तरीके से जिम्मेदार नहीं रही है। जिस तरीके से सरकार ने तमाम पुल और ब्रिज, तमाम सड़कें बनाई और सड़कें बनाने के कुछ समय बाद सरकारें या तो सड़कें धँस गई हैं या फिर उनमें बड़े-बड़े गड्ढे हो गए, जिन्हें रिपेयर करने के लिए सरकार का ही सरकारी डिपार्टमेंट, जिसके पास अगर आप अर्जी लगाते हैं, तो उस अर्जी की खबर आपको महीने या 2 महीने, 6 महीने में भी आ सकती है। लेकिन सरकार अगर घोटाला करती है और उसके रोड और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को दिक्कत होती है, तो सरकार का वही पीडब्ल्यूडी किस तरीके से अटल सेतु की रिपेयरिंग करने के लिए आ जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से अटल सेतु के नए भारत और विकसित भारत की तस्वीर बता रहे थे, लेकिन 18,000 करोड़ की लागत से इस पुल को बनाया गया और इस पुल को बनने के 9 महीने बाद, महज उद्घाटन के 9 महीने बाद, इसमें बड़ी-बड़ी दरारें दिखने लगी। ये दरारें शायद उन्हीं लोगों के लिए होंगी या देश की तमाम जनता के लिए होगी। इन दरारों के थ्रू जनता देश की उन तमाम अमानवीय व्यक्तियों को देख सकती है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं किसी माँ की कोख से पैदा नहीं हुआ हूँ, मुझे तो भगवान ने भेजा और मैं दूत हूँ। शायद ये पुल और तमाम राम सेतु में, अटल सेतु में ये दरारें इसीलिए पड़ी हैं कि एक अमानवीय व्यक्ति को और गैर बायोलॉजिकल व्यक्ति को देखा जा सके और किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर और करोड़ों रुपए को नई कंपनियों को देकर धंधा दो चंदा दो के मॉडल पर काम करती हैं। शायद ऐसा ही हुआ होगा। आपको वो घटना याद होगी जहाँ पर एक नवसिखिया कंपनी को ठेका दे दिया गया था, जो उत्तराखंड में टनल बना रही थी, जिसका नाम था मेगा इंजीनियरिंग, और उसमें टनल बनाते हुए 40 मजदूर फंस चुके थे और उन मजदूरों को निकालने के लिए सरकार ने बहुत मशक्कत की और तमाम मक्कार अधिकारियों ने पूरी कोशिश की, लेकिन उन 40 मजदूरों को बाहर नहीं निकाल पाई। इस कंपनी दरअसल पहले सरकार को ठेका लेने से पहले इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के नाम पर तमाम पैसा दिया था। उसकी एवज में सरकार ने इसको ठेका दिया कि आप टनल बनाइए, लेकिन उस टनल से 40 आदमियों को सरकार और सरकार के तमाम अधिकारी नाकामयाब हुए। तब जाकर वो लोकल ग्रुप, जिसे रेड माइनर कहा जाता है, उसने इन तमाम मजदूरों को टनल से बाहर निकाला। तब भी तमाम तरीके के फुटेज खाने के लिए प्रधानमंत्री बाहर आए कि हमारे पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है। और अब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो रेल विभाग ने कुछ समय पहले क्रैश ट्रेनिंग की स्टॉपिंग सिस्टम और पद्धति को शुरुआत की थी। जिस तरीके से अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री हैं, जो दिखा रहे हैं इसमें कि 2 ट्रेनें अगर सामने से आती हैं तो उनमें ऐसे सेंसर लगा दिए गए कि वो दूरी एक निश्चित दूरी पर आकर रुक जाएंगे और हादसा टल जाएगा। इसके बावजूद भी करोड़ों रुपए बजट के तौर पर इसमें रख दिया गया और इस सारे बजट को चट भी कर लिया गया, लेकिन ट्रेनों के हादसे रुक नहीं रहे हैं। चाहे उड़ीसा का बालासुर हादसा हो या रिसेंटली तमाम हादसे हुए हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि मालगाड़ी ने पीछे से और ट्रेन ने आगे से ठोक दिया, जिस पर कई लोगों की जान की हताहत भी हुई। लेकिन सरकार और सरकार में बैठे तमाम मंत्री नवसिखिया कंपनियों को इसी तरीके के गैर अनुभवी ठेकों को देकर बाकायदा चंदा धंधा मॉडल को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अब देश में किस तरीके से एयरपोर्ट का विकास हुआ और एयरपोर्ट में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन एयरपोर्ट भी पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है। क्या देश में छोटी मोटी हवाएं और आंधी बारिश के आने पर देश के एयरपोर्टों की हालत इस तरीके की है, तो विदेश के एयरपोर्टों की कल्पना करना महज बेकार ही होगा। क्योंकि नितिन गडकरी कहते हैं कि आने वाले समय में अमेरिका से बेहतर सड़कें होंगी, तो बिल्कुल होंगी अमेरिका से बेहतर सड़कें, क्योंकि अमेरिका की सड़कों में ना तो कहीं स्विमिंग पूल और बड़े-बड़े तालाब और गड्ढे नहीं दिखाई देंगे, लेकिन भारत के तमाम हाईवेज और तमाम सड़कों पर बड़े-बड़े स्विमिंग पूल बनाए जा सकते हैं, गड्ढे बनाए जा सकते हैं और आपातकाल स्थिति में तमाम लोग उसमें मछली पालन का व्यापार भी कर सकते हैं। और आने वाले समय में टेक्नोलॉजी किस तरीके से बढ़ेगी, अश्विनी वैष्णव जी पूरी तरीके से बता रहे हैं और उसमें इस मंत्रालय को संभालने में पूरी तरीके से वो नाकामयाब साबित हुए हैं। इसके बावजूद भी इस मंत्रालय को छोड़ने की जिद उनकी ऐसी है कि मोदी सरकार ने तीसरे कार्यकाल में भी ये मंत्रालय उन्हीं के हाथ में दे दिया गया। तो भ्रष्टाचारी की एक चरम सीमा देखिए, किस तरीके से एयरपोर्टों का विकास होते करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी वो विकास कार्य और विकास आज खड़ा नहीं हो पा रहा है। आज भी छोटे-छोटे नन्हे-नन्हे पैरों से विकास चलने लायक नहीं बन पाया, धूल चाट रहा है और पड़ा है।
कहीं भी। तो इसी तरीके के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किस तरीके की सरकार को कदम उठाने चाहिए, इसके लिए एक पैनल गठन ज़रूर होना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं कि चंदा और धंधा मॉडल क्या सही था? जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के नाम से तमाम नौसिखिया कंपनियों ने पहले सरकार को चंदा दिया और सरकार ने उनके एवज में उनको धंधा दिया। क्या ये सही है? क्या देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में इस तरीके से बदलाव हो सकता है? क्या हम विश्व गुरु बन सकते हैं?